Hello everyone, how are you? Hope you all are well and welcome to SVGMS Jhalra Patan online classes for class 7th. Today we are going to solve our NCERT solution of science chapter number 9. Our chapter number 9 is soil. इससे पहले हम आपके सोइल चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं और उसको समझ चुके हैं। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन से उनको सॉल्व करने वाले हैं और उनको पूरा परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द मोस्ट सूटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 and 2। यहाँ पे आपके दो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं जिसको हम MCQ भी कहते हैं, MCQ। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके MCQ है, इनमें 4 क्वेश्चन है और इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर और उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेंट्स। जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें रॉक पार्टिकल्स के अतिरिक्त, मतलब जो कंकर पत्थर होते हैं रॉक पार्टिकल्स, उसके अतिरिक्त उनमें क्या पाया जाता है? तो उनके अतिरिक्त उनमें क्या एयर एंड वाटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में है वाटर एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर पाए जाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 में है आपके वाटर, एयर एंड प्लांट्स। क्या ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर एयर और वाटर जो फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं, ये तो मिट्टी के अंदर होते ही हैं, इनके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। सेकंड ऑप्शन में है वाटर एंड प्लांट्स। तो वाटर तो होता है मिट्टी के अंदर, लेकिन प्लांट्स, क्या पेड़ पौधे होंगे? तो पेड़ पौधे तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके पार्ट्स होते हैं, उनके जो डिकम्पोज पार्ट होते हैं, अपघटित अवशेष होते हैं, वे मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। तो मिट्टी के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपके वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स पौधों के अंदर नहीं पाया जाता है, हमने इसको कैंसिल कर दिया था सेकंड ऑप्शन में ही। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आपके ऑप्शन है वह है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ये सभी चीज़ें मिट्टी में पाई जाती हैं। तो आप इसको यहाँ पर टिक करें। ऑप्शन नंबर 3, आंसर इज 3, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। पानी की एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण करने की क्षमता। तो यह क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा होती है? वह कौन सी मिट्टी है जो पानी को अपने अंदर कम सोखती है या फिर वह उसको पकड़कर रखती है, पानी को नीचे रिसने नहीं देती है? तो ऐसी मिट्टी आपकी सैंडी सॉइल नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सैंडी सॉइल। तो यहाँ पर सैंडी सॉइल आप टिक नहीं कर सकते, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी यदि आप ऊपर से डालते हैं तो वह सीधा नीचे चला जाता है, पानी रुकता नहीं है। क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी, आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी होती है, उसमें भी पानी आप ऊपर डालते हैं तो वह काफ़ी समय तक ऊपर ही भरा रहता है, नीचे रिसाव नहीं होता है। देन लोमी सॉइल, लोमी सॉइल ऐसी मिट्टी होती है जिसमें सैंडी सॉइल भी होती है और क्लेई सॉइल भी होती है ना। तो इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं और इसकी भी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वह क्लेई सॉइल से कम होती है। देन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम, और सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल का दोनों का मिक्सर करेंगे तब भी उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम ही रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है? क्लेई सॉइल की, यानी कि चिकनी मिट्टी की। इसमें पानी का रिसाव नहीं होता है या बहुत कम होता है। ओके, देन यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर पहले हम इनको समझ लेते हैं कि कॉलम फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है और उनका क्या मीनिंग है, और कॉलम सेकंड के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और इनके क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, तो पहले कॉलम 1 में आपके अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए घर का काम कौन करता है? या वह चीज़ घर का कार्य करती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर होती है। देन सेकंड है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। आपके जो मिट्टी होती है उसकी सबसे ऊपरी परत वह कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है। सैंडी सॉइल,
सैंडी सॉइल मतलब जो बालू मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो आपके जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर साइड में ज़्यादा पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल। देन फोर्थ है मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। आपके जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें बीच में एक लेयर होती है, ठीक है, बी और सी हॉरिजॉन, उनको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। तो उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, उससे इसका मिलान करना है। देन क्लेई सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी की कौन सी प्रॉपर्टी इधर दी गई है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर हम कॉलम सेकंड देख लेते हैं। सबसे पहले है लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं वह कौन सी होती है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को आप मिलान करेंगे ऐसे लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। देन ऑल काइंड ऑफ सॉइल, सभी प्रकार की मिट्टियाँ, है ना। तो सभी प्रकार, ऑल काइंड ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, सभी प्रकार की मिट्टी। तो सभी प्रकार की मिट्टी क्या होती है, इट इज़ अ लिविंग होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए घर का कार्य करती हैं। सभी प्रकार की मिट्टियों में क्या रहती है, जीव रहते हैं, कीड़े मकोड़े, जो छोटे जीव जंतु होते हैं वह मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑल काइंड ऑफ सॉइल। देन डार्क इन कलर, कौन डार्क होता है, कलर में कौन डार्क होता है, तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की वह कैसी होती है, डार्क होती है, उसका रंग बहुत गहरा होता है। देन स्मॉल पार्टिकल एंड पैक्ड टाइट, ऐसी मिट्टी जिसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत पास पास पैकिंग होती है, उनकी बहुत पैकली टाइटेड पैकिंग होती है, तो वह आपकी क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी। इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत पास पास होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पैक्ड टाइट या टाइटली पैक्ड। ओके, तो इसमें फिफ्थ वाले में आपका जाएगा डी ऑप्शन। देन लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, वह मिट्टी जिसमें कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है या वह परत, यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं मिट्टी के बारे में और परतों के बारे में। तो वह कौन सी परत है जिसमें कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाएगा, तो जो आपकी मिडिल लेयर होगी मिट्टी की उसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाएगा। ह्यूमस आप जानते ही हैं, ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है और ह्यूमस काफ़ी उपजाऊ होता है क्योंकि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स मिले होते हैं, ठीक है। जो अपघटन होता है पेड़ पौधों की पत्तियों का या जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वे सब मिलकर मिट्टी की परत की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं और वह काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल काइंड ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल डार्क इन कलर, सैंडी सॉइल इज लार्ज पार्टिकल, सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। देन मिडिल लेयर ऑफ सॉइल लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो हमारी मिडिल लेयर होती है उसमें कम मात्रा में ह्यूमस होता है और क्ले सॉइल जो होती है उसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं और टाइटली पैक्ड होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही था और आप इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये इस तरह के जो कॉलम में ऐलान होते हैं वह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करें, बहुत सिंपल हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि मिट्टी जो होती है मृदा यह बनती कैसे है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनती है। तो हमने इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है, तो उसी को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, हमारी जो मिट्टी होती है वह चट्टानों की, पर्वतों की, जो पहाड़ियों पर चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी रॉक्स, उनकी वेदरिंग से मिट्टी बनती है। वेदरिंग इज अ प्रोसेस, अब वेदरिंग क्या होता है इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस। वेदरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले चट्टानों का, रॉक्स का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, फिर उसके बाद केमिकल डिकम्पोजिशन होता है मिनरल्स का, ठीक है। पहले वे टूटती हैं, उनके अंदर मिनरल्स मिलते हैं, फिर उनमें डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है टूटना, अपघटन होना, ठीक है। तो वेदर वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिनमें फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, भौतिक रूप से चट्टानें टूटती हैं, और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है ऑफ मिनरल्स का टेक्स प्लेस
प्राइमरीली बाय विंड वाटर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। और प्राइमरीली यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि सबसे पहले यह फिजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होगा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और क्लाइमेटिक चेंजेस के द्वारा। हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में कि जो पवनें होती हैं, तेज हवाएं होती हैं, इनके कारण जो आपके रॉक्स होती हैं इनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती हैं और इनमें जो दरारें होती हैं वे टूटने लगती हैं। वाटर इन दरारों में भर जाता है और जब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, मतलब जब आपके बारिश के बाद सर्दी आती है, सर्दी का मौसम होता है, तो वह पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है, टूट जाता है, बर्फ़ में बदलकर उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो रॉक्स होती हैं वे टूट जाती हैं। जब उनमें प्रेशर बढ़ता है तो वे दरारें क्या होती हैं, रॉक्स पर प्रेशर डालती हैं और वह दरारों से चट्टानें टूटकर अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से विंड, वाटर और क्लाइमेटिक चेंजेस से वेदरिंग प्रोसेस होता है। इन द वेदरिंग प्रोसेस रॉक्स आर कन्वर्टेड टू स्मॉल पीसेस। और वेदरिंग के प्रोसेस में जो रॉक्स होती हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, विच इवेंचुअली टर्न टू सॉइल पार्टिकल्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल। तो धीरे धीरे इवेंचुअली ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है और अंततः बाद में लास्ट में क्या होता है, जो सॉइल होती है वह मिट्टी की एक परत के रूप में जम जाते हैं या मृदा की एक परत बना लेते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। हमारी जो क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, यह फसलों के लिए किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से लाभदायक होती है। क्ले सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स फॉर द ग्रो फॉलोइंग रीजन। हमारी जो क्ले सॉइल है वह निम्न कारणों के कारण हमारी फसलों के लिए लाभदायक है। जैसे इट हैज़ एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मिट्टी की हमारी जो क्ले सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट होती है। हमने पहले भी पढ़ा है अभी ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की वह बहुत अच्छी होती है और ये पानी को अपने अंदर रोक कर रखती है। इसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ओके, क्ले सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा क्ले सॉइल का कलर बहुत डार्क होता है। इसका मतलब काली मिट्टी जो होती है हमारी वो भी एक तरह की क्ले सॉइल है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स इसके अंदर मिले होते हैं खाद के रूप में, ह्यूमस के रूप में। ओके, तो इस तरह से इसका रंग क्या होता है, वो डार्क होता है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिला होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक पदार्थ। जो भी जीव हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी जब डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, फटते हैं, मरते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट। इसके अलावा क्लेई और लोमी सॉइल्स जो होती हैं वे सीरियल्स यानी कि जो अनाज होते हैं उनको उगाने के लिए काफ़ी सूटेबल होती हैं, काफ़ी उपयुक्त होती हैं। जैसे कि आप इनमें गेहूँ बो सकते हैं, ज्वार बाजरा भी बो सकते हैं। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी की उससे कुछ विशेष प्रकार की फसलें जैसे कि पैडी विच रिक्वायर्स मोर वाटर टू ग्रो। यह पैडी को हम जैसे चावल की फसल कहते हैं, धान, ठीक है, धान या चावल की फसल, तो उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्ले सॉइल की चूँकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसलिए यह पैडी की ग्रोथ के लिए, पैडी की फसल पैदा करने के लिए अच्छी मानी जाती है। ओके, देन तो ये क्या हो गए हमारे क्ले सॉइल के यूजफुलनेस हो गई, उसकी उपयोगिता हो गई, किस तरह से वह क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। तो ये 3-4 पॉइंट में आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। यहाँ पर हमें क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में डिफरेंस लिखना है। क्ले सॉइल आप जानते हैं ये आपके चिकनी मिट्टी होती है और सैंडी सॉइल जो होती है ये बालू मिट्टी होती है, बालू रेती जिसको हम कहते हैं ना, या रेतीली मिट्टी हम जिसको कहते हैं, वह सैंडी सॉइल होती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट,
पार्टिकल्स आर फाइनर, क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत बारीक होते हैं, फाइन होते हैं। और सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लार्जर, पार्टिकल्स आर लार्जर। तो सबसे पहला अंतर आपको ये लिखना है और लर्न करना है कि पार्टिकल्स क्लेई सॉइल के बहुत फाइनर होते हैं, छोटे होते हैं, और सैंडी सॉइल के थोड़े लार्जर होते हैं। देन पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। देन सैंडी सॉइल में आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। आपने देखा होगा कि सैंडी सॉइल को हम आराम से खोद सकते हैं या उसको हम हाथ में लेते हैं तो वो जल्दी से बिखर जाता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके कण हैं, वह कैसे हैं? लूजली पैक्ड है, वो दूर दूर हैं। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको, होल्ड्स अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। आपके जो क्लेई सॉइल होती है इसमें आपके अच्छी मात्रा में पानी यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, यानी कि यह इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वह अच्छी होती है और ये अपने ऊपर पानी को काफ़ी अच्छी मात्रा में इकट्ठा करके रख सकती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ लो, लेकिन सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जो भी पानी आप ऊपर से डालेंगे वह तुरंत नीचे निकल जाएगा। ठीक है, ज़मीन में अंदर समा जाएगा। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है? कम होती है। तो तीसरे पॉइंट में आपको यही लिखना है, इट इज़ वे हैवी इन वेट। क्लेई सॉइल के पार्टिकल पास पास होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए पानी वगैरह भी इसके अंदर होता है, इसलिए इसका जो वेट है वह कैसा होता है? हैवी, ये भारी होती है। और सैंडी सॉइल कैसी होगी? इट इज़ लाइट इन वेट, ये बहुत हल्की होती है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्लेई सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होती है। लेकिन सैंडी सॉइल में ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं नॉट रीच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। देन 6, वेरी लिटिल एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम एयर पाई जाती है, बहुत कम एयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और जो आपकी सैंडी सॉइल होती है इनमें ज़्यादा मात्रा में एयर्स होती हैं, पार्टिकल के बीच में ज़्यादा मात्रा में वायु पाई जाती है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड, दूर दूर पार्टिकल होते हैं, तो उनके बीच में वायु प्रेजेंट होती है। ओके। देन 7, क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। आपको यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में, है ना, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। तो आपको यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बनाना है। ओके, क्या बनाएंगे आप? सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, बुक में भी आपके सेम ऐसे ही दे रखा है। तो इसमें क्या होती हैं? एक तो ए हॉरिजॉन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बी हॉरिजॉन होती है, ये लेयर्स हैं, ठीक है, मिट्टी की परतें हैं। ए हॉरिजन में आपके जो मिट्टी होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस वगैरह पाया जाता है और इसमें पौधे अपनी वृद्धि अच्छी करते हैं। देन बी हॉरिजन में भी मिट्टी होती है और छोटे मोटे कंकर पत्थर इसमें पाए जाते हैं। देन सी हॉरिजन, इसमें कंकर पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है, बड़े बड़े पत्थर इसमें होते हैं। और डी वाली जो होती है उसको हम बेड रॉक कहते हैं। डी हॉरिजॉन को क्या कहते हैं? बेड रॉक। और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें प्रेजेंट होती हैं, विशालकाय चट्टानों की परत होती है जिसको तोड़ना और खोदना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इस तरह से एक अच्छा कलरफुल डायग्राम बनाएं अपनी नोटबुक में, तो ज़्यादा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8, राजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। राजिया ने क्या किया? अपने खेत में एक एक्सपेरिमेंट किया और वह एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था? इट वॉज रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। रेट ऑफ परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन का मतलब होता है पानी का रिसाव या मिट्टी के अंदर पानी का समाना, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर पानी किस दर से समाता है, उसकी क्या रेट होती है पानी के अंदर समाने की, उसको कैलकुलेट करने के लिए वह क्या करती है? एक एक्सपेरिमेंट करती है। शी ऑब्जर्व दैट it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample। तो वह यहाँ पर ऑब्जर्व करती है
निरीक्षण करती है कि उसने 200 ml पानी लिया था और उसको मिट्टी में समाने के लिए यानी सॉइल के अंदर परकोलेट होने के लिए मिट्टी के अंदर उसका रिसाव होने में उसको 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, 200 ml पानी कितनी देर में समाता है? 40 मिनट में समा जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन। तो आपको रेट ऑफ परकोलेशन यानी कि जो जल श्रावण की दर है वह यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है कि 200 ml वाटर यदि 40 मिनट में मिट्टी के अंदर परकोलेट होता है तो 1 ml वाटर कितनी देर में पानी के अंदर परकोलेट होता है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर हम यदि निकाल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में एक न्यूमेरिकल है ये, जैसे आप गणित में प्रश्न करते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर उसने पानी कितना लिया? 200 ml लिया, तो हम सबसे पहले लिख देंगे अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 200 ml। देन परकोलेशन टाइम, उस पानी ने मिट्टी में समाने में कितना समय लिया? तो 40 समय लिया, तो हमने सिंपली क्या लिख दिया? 40 मिनट। फिर हमने अपनी टेक्स्ट बुक में जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम, तो हमने परकोलेशन रेट का फॉर्मूला भी पढ़ा था, और वह क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर अपॉन परकोलेशन टाइम इन मिनट्स, यानी कि जितना पानी हमने लिया है अपॉन में नीचे हम क्या लिखते हैं? जितना टाइम उस पानी को मिट्टी में समाने में लगा है। तो यहाँ पर आपको 200 ml पानी को समाने में 40 मिनट लगते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं और इसको फिर हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो 0 से 0 कट जाती है और 20 में 4 का भाग 5 बार जाता है, 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर जो आंसर है वह क्या जाता है? 5 मिलीलीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर रेट ऑफ परकोलेशन क्या होता है उसको समझने के लिए बहुत अच्छा ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो उसने देखा कि 200 ml पानी 40 मिनट में समाता है, तो 1 ml पानी, ठीक है, या फिर 1 मिनट में कितना पानी वहाँ पर समाएगा? किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। तो 1 मिनट में यहाँ पर 5 ml पानी समाता है। ठीक है, 40 मिनट में 200 ml समाता है, तो 1 मिनट में 5 ml पानी मिट्टी के अंदर समाता है। तो ये क्या हो गई? इसकी परकोलेशन रेट हो गई। और ये सीधा सीधा आपके किससे संबंधित है? ये आपके सीधा सीधा जो हमने ऊपर पढ़ी थी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उससे संबंधित है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वह मिट्टी किस प्रकार की होगी। यदि यहाँ पर 5 ml की जगह 10 ml पर मिनट आता, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में 10 ml पानी मिट्टी के अंदर समा रहा है, यानी कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वह कम है। ठीक है, यदि परकोलेशन रेट ज़्यादा होती है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है? कम। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ध्यान रखें आप। बड़ी बड़ी क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर इनको भी सोल्व करें अच्छे से समझ कर। परकोलेशन रेट यदि ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन मतलब मृदा का जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण, और सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, सॉइल पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उपाय लिखे गए हैं। सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग मेजर्स। सॉइल पोल्यूशन को हम निम्न तरीकों से या निम्न उपायों को अपनाकर कम कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इनको उतारें नहीं कॉपी के अंदर, थोड़ा समझने का भी प्रयास करें। और जैसे हम यहाँ पर लाइन लिखते हैं, सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग मेजर, तो ऐसे कई तरह के आंसर में आपको इस तरह की लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। तो आप इनको लिखना सीखें खुद से, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। सॉइल पोल्यूशन फर्स्ट में लिखेंगे, सॉइल इरोजन बाद में लिखेंगे। तो सॉइल पोल्यूशन मेनली किसके कारण होता है? प्लास्टिक के कारण। आजकल हमारे आसपास हर चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई मौजूद है। हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, तो इसके कारण सॉइल के अंदर प्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है और सॉइल में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यदि हम प्लास्टिक का यूज, उसका उपयोग कम कर देंगे तो सॉइल पोल्यूशन को भी हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। Then by controlling the use of chemical fertilizers and pesticides, we can control soil pollution. इसके अलावा
जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड्स। रासायनिक उर्वरक हम भूमि की उपज को बढ़ाने के लिए उनमें डालते हैं, रासायनिक खाद भी इनको कहते हैं हम। और साथ में पेस्टिसाइड होते हैं कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक भी हम डालते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसलों में, उनको मारने के लिए। तो जब हम इनको डालते हैं तो ये सभी किसके बने होते हैं, केमिकल के बने होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, और ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में मिलकर ये मिट्टी को पॉल्यूशन करते हैं। तो यदि हम इनके यूज को कंट्रोल करें, इनको कम मात्रा में यूज करें, या इनकी जगह बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक खाद का उपयोग करें, जैविक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। हम मिट्टी के जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। देन सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। इसी तरह से सॉइल इरोजन को भी हम निम्न तरीकों से कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांटिंग करना, उनका प्लांट करना मतलब उनको उगाना या लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं हम तो उससे सॉइल इरोजन में कमी आती है। सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या है, मिट्टी का बंजर होना या मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधों का नहीं उगना, वेजिटेशन की कमी होना। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, ठीक है, और वह मिट्टी को पानी के साथ बहने से या हवा के साथ उड़ने से रोकती हैं। तो मिट्टी का कटाव क्या होता है, कम होता है। पौधों के कारण मिट्टी का सॉइल इरोजन कम होता है। तो यदि हम ज़्यादा मात्रा में पौधे उगाएंगे, ट्रीज़ उगाएंगे, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा और हमारे जो खेत वगैरह हैं उनकी उपज अच्छी बनी रहेगी। देन बाय स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन एंड अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों उन्मूलन, वनों की कटाई। आजकल वनों का या पेड़ पौधों का, उनसे प्राप्त होने वाली लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, हमारे फर्नीचर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसके लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। तो पेड़ों को काटने से क्या होगा, वह मिट्टी बंजर हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी है उसका सॉइल इरोजन हो जाएगा, कटाव हो जाएगा या मृदा अपरदन हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, स्टॉप करना होगा, और साथ में अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। साथ में जंगलों में या जो वनों के लिए आरक्षित भूमि होती है वहाँ पर जानवरों के चारागाह जो बना रखे हैं लोगों ने, वह जंतुओं को चराने के लिए वहाँ ले जाते हैं, और जो पौधे होते हैं, छोटे पौधे, उनको एनिमल्स खा जाते हैं। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा, उसको भी अवॉइड करना होगा, उससे बचना होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के एनिमल्स को वहाँ पर ग्रेजिंग कराना चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वह यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर सोचकर लिखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इनको जब आप लिखेंगे बिना देखें तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।